वो है अब तक दादा। अब तक दादा। सभी का एक बार फिर से यूके देवभूमि सरकारी जॉब तैयारी चैनल पे स्वागत है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस चैनल के वीडियो पसंद आ रहे होंगे, और अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इससे आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा और हमको सपोर्ट। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज का हमारा टॉपिक है समास, और ये हिंदी का 6th वीडियो है। इससे पिछले वीडियो में हमने व्यंजन संधि को बहुत सरल तरीके से पढ़ा था, जिससे कि हमको उसको अगली बार रिवीजन करने में 5 मिनट से ज़्यादा का समय ना लगे। और उससे पिछले वीडियो में पढ़ी थी हमने संधि, जो कि हमने ट्रिक के साथ पढ़ी थी। तो इस वीडियो में भी हम ट्रिक का यूज़ करेंगे, जिससे कि हम जब अगली बार रिवीजन करें तो हमको 5 या 10 मिनट से ऊपर का समय ना लगे समास को रिवीजन करने में। क्योंकि रिवीजन तो हमको करना ही पड़ेगा समास का, क्योंकि ये हिंदी में आने वाला एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और आपसे हर क्वेश्चन, हर पेपर में इससे 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं समास को। सबसे पहले तो हम जानते हैं समास होता क्या है। मैं आपको सब कुछ इसमें शॉर्टकट में बताऊंगा। शॉर्टकट में कहने का मतलब है, मैं आपको इस तरीके से बताऊंगा जो हम सामान्य भाषा में बोलते हैं। तो जो समास होता है, आप उसको कह सकते हो कि शॉर्ट में एक ऐसा शब्द जो कई शब्दों से मिलके बनता है। कई में आपके 2 शब्द भी हो सकते हैं या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो और समास का हमारा जो नॉर्मल अर्थ होता है वो क्या होता है, संक्षेप, यानी कि छोटा, छोटे रूप में लिखा गया। समझ में आया। तो समास कितने टाइप का होता है? 6 टाइप का होता है। तो समास को याद करने की ट्रिक जो है, पहली ट्रिक है हमारे पास, ये ट्रिक मैंने नहीं बनाई है, मैंने कहीं से पढ़ी है। तो जो ट्रिक है हमारे हमारे पास पहली, वो है अब तक दादा। अब तक दादा। और से हम क्या बोल सकते हैं? अवयवी भाव समास। ब से बहुवीर्य समास। तौ से तत्पुरुष समास। कौ से कर्मधारय समास। दौ से द्वंद्व समास। और दौ से द्विगु समास। ये हो गए हमारे टोटल कितने समास? 6। 1 2 3 4 5 6। ठीक हो गया। पहली ट्रिक हमारी थी अब तक दादा। अब हम देखते हैं सबसे पहला समास, जिसका नाम है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की परिभाषा मैं आपको बाद में बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि द्वंद्व समास का एग्जाम्पल, जिससे हम जो रिवीजन करने वाले बच्चे हैं उनका भी रिवीजन जल्दी हो जाए। जैसे दिन रात, जिन्होंने पहले पढ़ा है उनको अब समझ में आ गया होगा कि मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ। एक तो यहाँ पर बीच में आता है एक ये वाला चिन्ह, जिसको हम बोलते हैं योजक चिन्ह। इसकी जगह, इसके बदले आपका और क्या आ सकता है? या आ सकता है। और क्या आ सकता है? और आ सकता है। तो ये कुछ चिन्ह हैं जो आपको द्वंद्व समास में हमेशा देखने को मिलेंगे। दिन रात, यानी कि देखो, आपने एक हिसाब से आप इसको ऐसा भी समझ सकते हो कि दिन और रात आपस में क्या है? एक दूसरे के अपोजिट, यानी कि विलोम शब्द हैं एक दूसरे के। तो हमको द्वंद्व समास की एक ट्रिक थोड़ा समझ में आई कि इसमें 2 जो वर्ड यूज़ होंगे वो सामान्यतः एक दूसरे के क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं, यानी कि एक दूसरे के विलोम शब्द होते हैं। तो अब हम इसकी एक बार परिभाषा देख लेते हैं। जिस समास के दोनों पद प्रधान हों और दोनों के बीच में योजक चिन्ह आए तो उसे द्वंद्व समास कहलाएगा। तो ये इसकी जो किताब की परिभाषा है वो ये है। अब अच्छा, उसने बोला प्रधान पद क्या होते हैं। पहले तो मेरे को भी काफ़ी टाइम समय तक ये समझ में ही नहीं आया था कि प्रधान पद होता क्या है। तो प्रधान पद का मतलब यहाँ पे ये है कि उन दोनों की जो एलिजिबिलिटी है, या आप ये कह सकते हैं कि उन दोनों की जो वैल्यू है वो समान है। देखो, दिन की वैल्यू भी रात की कंपैरिजन में कम नहीं हो सकती, यानी कि दोनों की जो वैल्यू है वो समान है। प्रधान पद को हम इस तरीके से समझ सकते हैं। तो ये मैंने आपको परिभाषा बता दी। परिभाषा मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ। वैसे तो आपको खैर बुक में या कहीं भी मिल जाएगी, फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। जिस समास के दोनों पद, क्योंकि कभी कभार क्या होता है, परिभाषा भी पूछी जाती है, क्योंकि परिभाषा दे देगा और पूछेगा कि बताइए कौन सा समास है। तो जिस समास के दोनों पद प्रधान हो तो वहाँ पर क्या आएगा? द्वंद्व समास आएगा। समझ में आया। दूसरा, अच्छा, इससे 1-2 एग्जाम्पल और देख लेते हैं, जिससे अगर किसी को थोड़ा डाउट रह गया होगा तो थोड़ा क्लियर भी हो सकता है। जैसे माता पिता। समझ में आया? माता पिता। ठीक हो गया। तीसरा,
एग्जाम्पल हमारा क्या हो सकता है, आगे पीछे। ठीक हो गया। और क्या हो सकता है, देश विदेश भी हो सकता है। मैं ज़्यादा समय बर्बाद नहीं कर रहा हूँ, इसलिए बस मैं आप बोल दे रहा हूँ, लिखने में थोड़ा टाइम लग रहा है। धर्म अधर्म, सुख दुख, रुपया पैसा। तो ये जो कुछ इस टाइप के जो वर्ड हैं, ये क्या हैं हमारे, कौन से समास में यूज़ होते हैं, द्वंद्व समास में यूज़ होते हैं। तो अब देखते हैं हम अगला समास। अगले समास से पहले मैं इन चीज़ों को जो मैंने बताई थोड़ा सा उसको एक बार के लिए समराइज़ कर देता हूँ। क्या क्या पढ़ा हमने। पहला पढ़ा हमने विपरीत शब्द होंगे, ठीक है। दूसरा, ये वाला चिन्ह आएगा, या आ सकता है, या और, सॉरी क्या आ सकता है, और। ठीक हो गया। अब देखते हैं हम द्विग समास। अगर मैं इसको आपको शॉर्ट में बताऊं तो आप इसको सिर्फ संख्या से याद रखेंगे, काफ़ी लोगों को ये चीज़ पता होगी क्योंकि काफ़ी इजी समास है और एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो इम्पोर्टेंट समास भी हमारा बन जाता है। अगर किसी भी समास में आपको संख्यावाचक शब्द मिल गया, संख्यावाचक का कहने का मतलब है हमारा, जैसे चौराहा। ठीक हो गया। चौराहे में हमको पता है चौ से हमारा क्या आता है, चार आता है। ठीक हो गया। या तिराहा भी हो सकता है। और क्या हो सकता है, दोपहर। जैसे दोपहर हमने लिखा, तो दोपहर में क्या आ गया आपका, दो शब्द यूज़ हो रहा है, दो वर्ड आपका यूज़ हो रहा है, यानी कि दोपहर। ठीक हो गया। इस टाइप के जो भी वर्ड होंगे आपके, वो किसके अंदर आएंगे, हमारे द्विग समास के अंदर आएंगे। अब एक बार द्विग समास की हम परिभाषा भी देख लेते हैं, क्योंकि परिभाषा भी कभी बार एग्जाम में पूछी जाती है। जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो, देखो पहला पद क्या है, इसका संख्यावाचक है, तो इसमें क्या कहलाएगा, द्विग समास होगा। जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो और उत्तर पद प्रधान हो, तो वह क्या कहलाता है, द्विग समास कहलाता है। अब उत्तर पद क्या होता है, उत्तर पद होता है हमारा दूसरा वाला पद। समझ में आया। उत्तर पद क्या होता है हमारा, दूसरा वाला पद। देखो जैसे दोपहर लिखा है, इसमें दो पद हैं, एक दो और एक पहर। तो जो दो को हम बोलते हैं पहला पद या पूर्व पद, और पहर को हम बोलते हैं उत्तर पद। अगर इसके एक दो एग्जाम्पल की बात और करें तो इसमें क्या हो सकता है, पहला हमने चौराहा देखा, दूसरा हमने दोपहर देखा, तीसरा क्या हो सकता है, सप्त सिंधु। ठीक हो गया। और क्या हो सकता है हमारा, फोर्थ एग्जाम्पल देख लेते हैं, सप्त ऋषि। ठीक। या त्रिफला। तो ये सब क्या है, हमारे द्विग समास के उदाहरण है। और द्विग समास का आपको सिंपल सा पता है क्या होता है, संख्या अगर आएगी तो वो क्या कहलाएगा, हमारा द्विग समास कहलाएगा। अब बहुवीर्य समास क्या होता है, पहले हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं जो कि सभी ने देखा होगा। जैसे अगर हम मुकेश खन्ना, यानी मुकेश खन्ना की अगर फ़ोटो सब किसी के भी सामने ला दी जाए, तो वो सबसे पहले क्या बोलेगा, ये कौन है, शक्तिमान है। उसको मुकेश खन्ना के बारे में कुछ नहीं पता, उसको ये पता है कि शक्तिमान है। फ़ोटो देखने के बाद हर कोई यही बोलेगा, तो इसको पता होगा वो ठीक है। अच्छा, टॉपिक पर आते हैं। हमने उसको फ़ोटो दिखाई किसी को और उसने बोला ये शक्तिमान, यानी कि मुकेश खन्ना नाम का उसको कुछ नहीं पता, उसको फ़ोटो देखते ही किसकी याद आई, शक्तिमान की याद आई। तो ऐसे ही ये भी होता है, जो लिखा जाता है वो कुछ नहीं होता, उससे जिस शब्द की याद जो आती है वो वहाँ पे क्या होता है, हमारा बहुवीर्य समास होता है। जैसे अगर हम बात करें, पहला एग्जाम्पल है हमारा लंबोदर। डेफिनेशन बाद में देखेंगे, पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं, जिससे आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा और आपको डेफिनेशन भी याद आएगी। लंबोदर, इसका अगर हम हिंदी में अगर अर्थ बनाएं तो क्या होगा, लंबा है उदर जिसका। तो सबको पता है लंबा है उदर जिसका कौन है, वो होते हैं हमारे गणेश भगवान जी। तो समझ में आया आपको, कौन होते हैं, गणेश भगवान जी। तो गणेश जी जो होते हैं, आपको सीधे जिसका लंबोदर, आप सीधे आप क्या बोलेंगे कि वो कौन है, गणेश जी हैं। मतलब हमको शब्द को देखते ही जिसकी याद आए, समझ में आया, इसको हम बोलेंगे बहुवीर्य समास। अच्छा, बहुवीर्य समास में एक मतलब और निकलता है, जो मैंने आपको बताया कि इन दोनों पदों का कोई मतलब नहीं होता। पहला पद ये, दूसरा पद ये, तो इन यानी कि इसको क्या बोलते हैं, पूर्व पद, इसको बोलते हैं उत्तर पद। तो इनका कोई मतलब नहीं है। जो इससे निकल के जो तीसरा शब्द आता है वो क्या आया, हमारा गणेश जी आए, जिसकी हमको इसको देखते ही याद आई। तब यहाँ पर क्या कहलाएगा, बहुवीर्य समास कहलाएगा। यानी कि इसकी एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं कि जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता, जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता, वहाँ पे क्या कहलाता है, हमारा बहुवीर्य समास कहलाता है। ठीक हो गया। यानी कि ना पूर्व पद प्रधान है, ना हमारा उत्तर पद। इसके और एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं जो कि एग्जाम में पूछे भी गए हैं। पंचवटी,
ठीक हो गया। निशाचर, जो रात में क्या करता है, घूमता है, उसको हम बोलते हैं निशाचर। और भी ऐसे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे हमारा क्या हो सकता है, प्रधानमंत्री। तो आपके सामने जैसे ही प्रधानमंत्री शब्द बोला जाएगा, आपको किसकी याद आएगी, पीएम मोदी जी की याद आएगी। आपको समझ में आया? यानी कि जिस पद को देखते ही, जिस शब्द को देखते ही आपको किसी तीसरे शब्द की याद आए, वहाँ पर क्या कहलाता है, हमारा बहुवीर समास कहलाता है। ये हमारी नॉर्मल भाषा की डेफिनेशन है। अब देखते हैं हम अगला समास। फोर्थ है हमारा अव्ययी भाव समास। ठीक हो गया। अब अव्ययी भाव समास में आपको सिंपल सा अगर मैं बताऊं, एक पहचानने की ट्रिक क्या है, अवयव शब्द आप पकड़ लीजिए बस। देखो, अवयव शब्द का मतलब ये होता है कि वो शब्द जिसमें किसी भी लिंग, वचन, कारक के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता। अभी मैंने इतनी लंबी जो डेफिनेशन बोल रही है, आपको मैं सिंपल सा एक शब्द में बता दूं। अगर मैं बोलता हूँ वह जाता है, ठीक हो गया, वह जाता है, ठीक, तो मैं ये भी तो बोल सकता हूँ वह जाती है ना। तो लेकिन ये वह तो सेम रहा ना दोनों में। भले ही मैंने यहाँ पे मेल के लिए यूज़ किया है, यहाँ पे मैंने फीमेल के लिए यूज़ किया है, दोनों में हमारा जो वह रहा वो क्या रहा, हमारा सेम रहा। समझ में आया आपके? जैसे अगर एक एग्जांपल और लूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि प्रतिदिन सीमा खाना खाती है, ठीक हो गया, या प्रतिदिन राकेश खाना खाता है। तो प्रतिदिन दोनों के लिए क्या रहा, हमारा सेम रहा। तो हम ये कह सकते हैं कि अवयव शब्द ऐसा होता है जिसका किसी भी जेंडर के आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो शब्द क्या होता है, हमारा अवयव। तो अवयव जब इसमें शब्द आ रहा है तो हम समझ सकते हैं कि ये कुछ ऐसा ही समास होगा। तो इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। पहला, प्रतिदिन। देखो, प्रतिदिन में क्या है, हमारा प्रति जो शब्द है हमारा, ये पूर्व पद है, और दिन जो है हमारा उत्तर पद है। प्रति के होने से ये जो हमारा प्रति शब्द है, ये क्या है, हमारा अवयव शब्द है। कोई भी ऐसा शब्द इसके साथ आप मिला दो, इसका जो जेंडर के साथ इसको चेंजेस आप नहीं कर सकते हो। तो ये हमारा पहला पद भी हुआ, और क्या हुआ, प्रधान पद भी हुआ। तो ये समास ही कुछ ऐसा है कि इसमें जो पहला पद प्रधान भी होता है, और क्या होता है, हमारा अवयव भी होता है। तो ये कहलाता है हमारा अवयवी भाव समास। दूसरा हम इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं, अनुरूप। ये मैं आपको ऐसे एग्जाम्पल बोल रहा हूँ जो आपके अगर एग्जाम में आए तो आपको ये याद आ जाए कि अरे ये तो अवयवी भाव समास में था। ठीक हो गया। अवयवी भाव अनुरूप को हम क्या कह सकते हैं, रूप के योग्य। इसका हिंदी में अर्थ क्या होता है, रूप के योग्य। थर्ड हम इसमें एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, हमारा आजन्म। ठीक हो गया, आजन्म। तो ये सब इसके क्या हैं, हमारे एग्जाम्पल हैं अवयवी भाव समास के। अब बात करते हैं हम फिफ्थ समास है हमारा। अच्छा, यहाँ पे कुछ बच्चों को कर्मधारय समास और बहुवीर्य समास में कन्फ्यूज़न रहता है। मैं यहाँ पर उनका वो कन्फ्यूज़न भी क्लियर कर दूंगा, क्योंकि काफ़ी टाइम पहले मेरे को भी इसमें कन्फ्यूज़न रहता था, क्योंकि मैं भी एक साइंस स्ट्रीम का बैकग्राउंड का स्टूडेंट रहा हूँ। और जो हिंदी के स्टूडेंट रहे हैं उनको तो खैर आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होती होगी, बट जो साइंस स्ट्रीम के जो होते हैं उनको शायद थोड़ी बहुत दिक्कत होती होगी। तो उनका यहाँ पर ये डाउट भी आज क्लियर हो जाएगा कि कर्मधारय और बहुवीर्य को हम कैसे पहचानें। तो देखो, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि कर्मधारय समास का हम पहला जो एग्जाम्पल लेते हैं उससे आपका थोड़ा डाउट पहले ही क्लियर होगा। जैसे इसका पहला एग्जाम्पल है हमारा मृगनयन। ठीक हो गया। तो मृगनयन, यहाँ पे जो मृगनयन है, इसका जो अगर हम विग्रह करेंगे, यानी कि अगर हम इसको तोड़ेंगे अलग अलग पार्ट में, तो वो होगा मृग के समान नयन। ठीक हो गया, मृग के समान नयन, इसका क्या होगा, हमारा विग्रह होगा। समझ में आया? ठीक हो गया। दूसरा इसका एग्जाम्पल अगर हम लें तो हो जाएगा चंद्रमुख। ठीक हो गया। अगर हम बोलते हैं कि ये थोड़ा मैंने गलत लिख दिया यहाँ पर, ये होगा चंद्रमुख। ठीक है, चंद्रमुख अगर हम बोलें तो भी यहाँ पर क्या होगा, कर्मधारय समास होगा। अच्छा, अब हम देखते हैं कि हम कैसे पहचान रहे हैं कि यहाँ पर मृगनयन में भी कर्मधारय है और चंद्रमुख में भी कर्मधारय है। पहला तो आप इसमें एक पॉइंट नोट कर लीजिए कि जब भी हम किसी की तुलना किसी से करेंगे, तुलना वर्ड आप याद कर लो, यानी कि कंपेयर।
अगर हम कभी भी किसी का किसी से कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, तो वहाँ पर कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास होगा। जैसे मृग नयन, यानी कि हम क्या बोल रहे हैं? मृग के समान नयन, यानी कि हम किसी के नयनों की तुलना, यानी कि आँखों की तुलना मृग से कर रहे हैं। समझ में आया? और दूसरा है चंद्रमुख, यानी कि हम किसी के फेस यानी कि मुख की तुलना चंद्र के समान कर रहे हैं। समझ में आया? जहाँ पे तुलना करेंगे वहाँ पे क्या होगा? हमारा कर्मधारय समास होगा। और इसकी दो किताबों में भी जो चीज़ लिखी रहती है, इसमें आपके दो शब्द आपके काफ़ी काम आएंगे। अगर वहाँ पे आ रहा है जो, ठीक है, या दूसरा समान, के समान, ठीक हो गया, के समान। अगर ये दो शब्द आपके, जब आप इस शब्द को तोड़ेंगे, जैसे मृग के समान नयन, देखा, मृग के समान नयन, ये इसमें छुपा हुआ है ये वर्ड। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख, ठीक हो गया। तो जो इस टाइप के जो वर्ड होंगे, वहाँ पर क्या होगा? हमारा कर्मधारय समास होगा। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं जिसमें जो वर्ड यूज आए, जैसे नीलकंठ, ठीक है, नीला है जो कंठ, क्या आएगा यहाँ पे? नीला है जो कंठ। समझ में आया? तो यहाँ पर भी क्या होगा? हमारा कर्मधारय समास होगा। ठीक हो गया। यहाँ पर भी हमने इसकी तुलना ही करी है। ठीक है, अब देखते हैं हम कर्मधारय समास और बहुवीर्य समास में जो कन्फ्यूज़न होता है उसको क्लियर करते हैं एक बार। पहला तो एग्जाम्पल हमारा यहाँ पे नीलकंठ हो जाएगा। जैसे हम अगर ये बोलते हैं कि नीला है कंठ जिसका, अगर हमने बोल दिया नीला है कंठ जिसका, तो जिसके से आप क्या बोलेंगे? तीसरा शब्द, यानी कि क्या बन रहा है हमारा तीसरा शब्द? वो बन रहा है हमारा शंकर भगवान जी, है ना, शंकर भगवान जी, यानी कि शिव भगवान जी बन रहे हैं। नीला है कंठ जिसका, आप खुद ही सोचिए, आपको नीला है कंठ सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहले किसकी फ़ोटो आती है? वो आती है हमारे शंकर भगवान की, यानी कि शिव भगवान की। समझ में आया? जिनका कंठ क्या है? लाल है, यानी कि कंठ का मतलब होता है गला। ठीक हो गया। तब यहाँ पर क्या हो जाएगा? हमारा बहुवीर्य समास आएगा। लेकिन अगर हम बोलते हैं नीला है कंठ जिसका, सॉरी, अगर हम बोलते हैं नीला है कंठ, अगर हम सिर्फ ये बोलते हैं नीला है कंठ, तब यहाँ पर क्या होगा? हमारा कर्मधारय समास होगा। ठीक है। लेकिन अगर हम जिसका वर्ड यूज़ कर देते हैं, यानी कि हम किसी तीसरे को इंडिकेट कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? हमारा कर्मधारय समास, बहुवीर्य समास हो जाएगा। समझ में आया? एक एग्जाम्पल और देखते हैं, जैसे दसानन, दसानन, ठीक है, दसानन। तो दसानन में अगर हम बोलें, अगर हम ये बोलते हैं 10 आननों का समूह, ठीक है, 10 आननों का समूह, अगर हम ये बोलते हैं 10 आननों का समूह, तो यहाँ पर कौन सा समास होगा? द्विक समास होगा। क्यों? देखो, इसमें 10 वर्ड यूज़ हो रहा है। समझ में आया? 10 वर्ड यूज़ हो रहा है, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? द्विक समास है। लेकिन हम जैसे ही ये बोल देंगे 10 आननों का, जिसके 10 आनन है, जिसके 10 आनन है, आनन का मतलब होता है चेहरा या सिर, सिर सही, एक सही वर्ड रहेगा। जिसके 10 आनन है, ठीक है, जिसके 10 आनन है, तो वो कौन होता है? रावण होता है। ये आपको पता है कौन होता है? महापंडित रावण। समझ में आया? आपका इससे डाउट क्लियर हो सकता है कि अगर हम जब किसी तीसरे को इंडिकेट करेंगे तब वहाँ पर बहुवीर्य समास होगा, अदरवाइज वहाँ पे कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास होगा। यहाँ पे मैंने आपका द्विक समास और कर्मधारय समास और बहुवीर्य समास में भी आपका कन्फ्यूज़न दूर कर दिया है। जैसे कि दसानन, 10 में आपको सीधे देखो, आपको देखते ही समझ में आएगा कि वहाँ पे द्विक समास होगा। लेकिन अगर आपको एग्ज़ाम में द्विक समास का ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो आपको कौन सा ऑप्शन दिया गया होगा? बहुवीर्य समास का ऑप्शन दिया गया होगा। आपको एग्ज़ाम में दोनों के दोनों ऑप्शन नहीं मिलेंगे। ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं अगले समास की। अब आता है हमारा तत्पुरुष समास, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट समास है, और इससे आपको एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मैं आपको लास्ट में कुछ क्वेश्चन भी कराऊंगा, जिससे आपके समास का जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। तो जो तत्पुरुष समास के लिए आपको कुछ नहीं करना, बस आपको कारक याद करने हैं। और कारकों की संख्या कितनी होती है? वो होते हैं हमारे 8 कारक। लेकिन आपको उसमें याद रखना है, अच्छा किसी किसी को कारक भी नहीं पता होगा, तो मैं उसको ये बता दूं कि जो कारक होते हैं, आपने पढ़ा होगा, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादन से अलग होना, संबंध का के अधिकरण में पर और संबोधन, जो हे वाला होता है वो होता है हमारा लास्ट में संबोधन। तो ये होते हैं हमारे कारक, इनको मैंने लिख दिया है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, अच्छा किसी किसी को करण से और अपादन में कन्फ्यूज़न होता है, तो मैं वो क्लियर कर दूं। यहाँ पर
जो करण से होगा वो आपको क्या करेगा कि उसमें जो वर्ड यूज़ होगा उसमें आपका से वर्ड यूज़ होगा। जैसे कि अगर हम बोलें भय से व्याकुल या भय से आकुल, यानी कि भयाकुल अगर हम बोलें तो उसमें भय से वर्ड यूज़ हो रहा है, तो वहाँ पे कौन सा कारक होगा, वो होगा हमारा करण कारक। लेकिन अगर हम ये बोलें धन से हीन, धन से हीन यानी कि धन से क्या है, धन क्या है उसके पास, अब नहीं है, यानी कि से यहाँ पे यूज़ होता है अलग होने के लिए। सिंपल साहब यहाँ पे ये याद रख सकते हैं, अपादन कारक वहाँ पर होगा जब हम किसी चीज़ से किसी को अलग कर रहे होंगे या उसके पास से वो चीज़ छूट रही होगी, तो वहाँ पे कौन सा कारक होगा, अपादान होगा। आई थिंक अभी तक आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं संप्रदान के लिए। संप्रदान के लिए अपादन से संबंध का, की, के, रा, री, रे, अधिकरण में, पर और लास्ट में आता है हमारा आठवां कारक संबोधन। हे, वाह, वाह और हाय, जैसे यहाँ पे ये वर्ड यूज़ होते हैं तो वहाँ पे कौन सा कारक होता है, हमारा संबोधन कारक होता है। अब आपको मैं एक चीज़ इसमें ये बता दूं, अगर कभी आपने ये चीज़ नोटिस करी है कि इसमें हमारे जो समास है यानी कि तत्पुरुष समास है उसमें हमारे दो कारक यूज़ नहीं होते हैं। पहला है हमारा कर्ता कारक यूज़ नहीं होगा, दूसरा है हमारा संबोधन कारक यूज़ नहीं होगा। तो यानी कि दो कारक हमारे हट गए तो बचे कितने, 6। यानी कि तत्पुरुष समास में कितने तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं, यानी कि तत्पुरुष समास कितने टाइप का होता है, तो वो होता है हमारा तत्पुरुष समास 6 टाइप का होता है, क्योंकि दो हमारे कट गए, कौन सा, एक कर्ता और एक संबोधन। तो बस आप अगर आप इजीली आप समझना चाहते हैं तो बस इसमें इतना ही है। और वैसे मैं आपको थोड़ा और एग्जाम्पल देके समझा दूं कि जिससे आपका कोई भी डाउट ना रहे। कर्म तत्पुरुष समास का पहला एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो गगनचुंबी। गगनचुंबी यानी कि गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला। देखो इसमें को वर्ड यूज हो रहा है, गगन को चूमने वाला, तो यहाँ पे कौन सा कारक होगा, कर्म तत्पुरुष समास होगा। एक एग्जाम्पल और लें, यश प्राप्त। दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है हमारा, यश प्राप्त, यानी कि यश को प्राप्त करने वाला, है ना, यश को प्राप्त करने वाला। तो को वर्ड आ रहा है तो कौन सा समास होगा, कर्म तत्पुरुष समास होगा। अब हम देखते हैं करण समास यानी कि करण तत्पुरुष समास के एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल अगर हम इसमें लें तो वो है हमारा शोकग्रस्त, यानी कि शोक से ग्रस्त। देखो इसमें से वर्ड यूज़ हो रहा है लेकिन हम किसी चीज़ से उसको अलग होने की बात नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे कौन सा कारक होगा, करण तत्पुरुष समास होगा, शोकग्रस्त, शोक से ग्रस्त। अगला एग्जाम्पल अगर की बात करें, रेखांकित, रेखाकित यानी कि रेखा से अंकित, रेखा से अंकित। तो से वर्ड यूज़ हो रहा है तो करण हो गया। काफ़ी इजी है इसको पहचानना, लेकिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में ये पूछा जाता है बहुत बार। संप्रदान की अगर एग्जाम्पल की हम बात करें, पहला इसमें एग्जाम्पल है प्रयोगशाला, ठीक है, प्रयोगशाला। तो प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला, तो के लिए वर्ड यूज़ हो रहा है, प्रयोग के लिए शाला। समझ में आया। अच्छा, जब हम इसका क्या करते हैं, समास को हम बनाते हैं तो उसमें जो ये वर्ड होते हैं ये ख़त्म हो जाते हैं, हिंदी में बोलते हैं लोप होना। समझ में आया। जैसे हमने इसको क्या लिख दिया, गगन को चूमने वाला गगनचुंबी, समझ में आया। तो को वर्ड का इसमें क्या हो गया, लोप हो गया, यानी कि को वर्ड हमने क्या कर दिया, हिडन कर दिया, हटा दिया, गगनचुंबी। तो हर समास में यही रहेगा आपका तत्पुरुष समास के लिए। अब जैसे इसका दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लें, स्नान घर, ठीक है, स्नान के लिए जो घर है, यानी कि आपका जो बाथरूम होता है, स्नान के लिए घर, स्नान घर। तो इसमें के लिए वर्ड का यूज़ हो रहा है। अगर हम अपादान की बात करें, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, धन हीन, यानी कि धन से हीन, तो से वर्ड यूज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे करण तत्पुरुष समास ना होके कौन सा समास है, अपादान तत्पुरुष समास है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वो धन से अलग हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर कौन सा है, अपादान। दूसरा अगर हम एग्जाम्पल लें, देश निकाला, तो देश निकाला में भी आपका कौन सा समास होगा, अपादान तत्पुरुष समास होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसको देश से निकाला जा रहा है, यानी कि वो देश से क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। संबंध की अगर हम बात करें तो संबंध में हम देख सकते हैं, पहला एग्जाम्पल इसका हम ले सकते हैं, देश रक्षा, यानी कि देश की रक्षा। तो कीवर्ड कहाँ पे आता है हमारा, वो आता है संबंध में आता है, जहाँ पे मतलब दो शब्दों के बीच में आपको कोई संबंध दिख रहा हो, देश रक्षा। दूसरा, गृह स्वामी,
यानी कि ग्रह का स्वामी। तो का वर्ड भी कहाँ पे आता है, संबंध में आता है। काफ़ी इजी है पहचानना, लेकिन जब हम इसका जो विग्रह होता है वो करते हैं तो हम इन वर्डों को हटा देते हैं, या ये वर्ड क्या होते हैं इसमें हिडन होते हैं। तो वहाँ पे कौन सा होगा, तत्पुरुष समास होगा। अब हम बात करते हैं तत्पुरुष समास के अंतिम जो इसका समास है, भेद है इसका, वो है हमारा अधिकरण समास, जिसका पहला एग्जाम्पल अगर हम लें पुरुषोत्तम, यानी कि पुरुषों में जो उत्तम, पुरुषों में जो उत्तम, में आ रहा है ना, पुरुषों में उत्तम। तो पुरुषों में उत्तम कौन सा समास, अधिकरण समास। दूसरा एग्जाम्पल अगर लें धर्मवीर, यानी कि धर्म में कौन है, वीर, धर्म में वीर। तो धर्म में वीर वही शब्द आया आपका, में शब्द इसमें यूज़ हो रहा है, तो ये कौन सा समास होगा, अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। तो हमने देखा तत्पुरुष समास के भेद कितने होते हैं, 6। वैसे इसके अगर हम कारक से अगर इसको तुलना करें तो कारक 8 होते हैं, लेकिन उसमें कर्ता और जो लास्ट में आता है हमारा संबोधन, ये 2 हट जाते हैं। तो बचे कितने, 8 में से 2 घटा दिए 6, यानी कि तत्पुरुष समास में कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। अगर हम तत्पुरुष समास की अब लास्ट में परिभाषा की बात कर लेते हैं, तो परिभाषा होती है जिस समास का बाद का पद, यानी कि जो उत्तर पद होता है वो प्रधान होता है। प्रधान का मैंने आपको बताया, जिसकी वैल्यू ज़्यादा होती है तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है। तो आपने देखा हर समास में क्या हो रहा था, दोनों, जैसे गगन को चूमने वाला, तो इसमें को वर्ड का लोप हो गया, तो इसलिए गगन चुंबी, यानी कि बीच का जो वर्ड होता है अगर वो लुप्त हो जाता है तो वहाँ पे तत्पुरुष समास कहलाता है। अगर एक लाइन में डेफिनेशन पढ़ें, जिस समास में पद का, यानी कि जिस समास में बाद का अथवा उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तो हमने तत्पुरुष समास के बारे में पढ़ा। तो वीडियो के अंत में कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे आपका थोड़ा डाउट और आपका थोड़ा जो रिवीजन है वो हो जाएगा, डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। पहला हम क्वेश्चन इसमें लेते हैं, पाप पुण्य विपरीत शब्द किस में होते हैं, यानी कि अपोजिट शब्द किस में होते हैं, द्वंद्व समास में होते हैं। मैंने आपको ये चीज़ बताई थी, जैसे दिन रात हमने पढ़ा था, वहाँ पे माता पिता पढ़ा था। तो पाप पुण्य में कौन सा समास होगा, हमारा द्वंद्व समास होगा। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है, लंबोदर में कौन सा समास है, तो ये तो हम वहाँ पे पढ़ भी चुके हैं, लंबा है उदर जिसका। तो लंबा है उदर जिसका, यानी कि आपको पता है कि लंबोदर से आपके दिमाग में तीसरा वर्ड आता है, वो कौन आते हैं, गणेश जी। तो ऐसी जगह कौन सा समास होता है, बहुवीर्य समास होता है। यहाँ पे मैंने आपको शक्तिमान का एग्जाम्पल देखा, आपको एक्सप्लेन भी किया था। तो जो अगला समास है हमारा यहाँ पर, वो है देश प्रेम। देश प्रेम में कौन सा समास होगा, देश के लिए प्रेम। और के लिए वर्ड कहाँ पे यूज़ होता है, हमारा तत्पुरुष में यूज़ होता है। आंसर तो उसका तत्पुरुष होगा, लेकिन अगर आपको ऑप्शन में तत्पुरुष समास के भेद दे दिए, यानी कि टाइप में ऑप्शन आ जाए, तो आप क्या बोलेंगे, देश के लिए। के लिए कहाँ पर आता है, हमारा संप्रदान में आता है, संप्रदान के लिए बोलते हैं ना, तो संप्रदान के लिए। तो इसका आंसर होगा 26 का बी। कुछ और अभी क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा गौशाला। तो गौशाला में कौन सा समास होगा, गौ के लिए शाला, यानी कि गाय के लिए शाला। तो कहाँ पर आता है, तत्पुरुष में आएगा। और तत्पुरुष के अंदर बात करें तो संप्रदान कारक, संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। नवग्रह, आपको तो ये देखते समझ में आ रहा होगा, गिनती कहाँ पर यूज़ होती है, 9, यानी कि होता है 9। तो क्या होगा इसका आंसर, द्विग समास होगा। गौशाला का क्या था, हमारा तत्पुरुष था, इसका भी ये ऑप्शन था और इसका भी ये ऑप्शन है। विद्यार्थी में कौन सा समास होगा, तो विद्यार्थी का अगर हम समास विग्रह करें तो विद्या का अर्थ ही, तो विद्या का अर्थ ही कौन से समास में आएगा, वो भी हमारे किस में आएगा, तत्पुरुष समास में आएगा। और काकी के कहाँ पर आता है, हमारा संबंध में आता है। तो 31 का भी हमारा कौन सा आंसर होगा, ए होगा। अगर अगला है हमारा कन्यादान। कन्यादान में कौन सा समास है, तो कन्या के लिए दान। तो कन्या के लिए दान, यानी कि के लिए वर्ड कहाँ पर यूज़ होता है, संप्रदान में होता है, और संप्रदान यानी कि तत्पुरुष समास। तो 32 का बी होगा। अगर हम बात करें अब, अगला क्वेश्चन है हमारा साग पात। तो साग पात में कौन सा समास होगा, आपको पता है साग पात का मतलब होता है दोनों वर्ड जो हमारे हैं उनका मीनिंग जो है, वैल्यू है, वो बराबर है। तो इसका जो मीनिंग वैल्यू जो होती है बराबर होती है, वो कौन से समास में होती है, द्वंद्व समास में होती है। तो 33 का डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा ठीक होगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, भाई बहन। तो भाई बहन दोनों की जो मीनिंग है, यानी कि जो वैल्यू है वो क्या है, बराबर है। तो जहाँ वैल्यू बराबर होती है वहाँ कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास होता है। अब बात करते हैं वनवास। वनवास में भी कौन सा समास होगा हमारा, वो होगा हमारा तत्पुरुष समास। तो 37 का भी ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक होगा। तो आपने देखा, हमने जो समास थे उनको इजीली याद करा और उससे हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हुआ। तो
तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो इस वीडियो से अगर आपको ज़रा सी भी हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक, और आपसे मेरा एक लास्ट क्वेश्चन आपसे मैं ये पूछता हूँ कि हिंदी किस अ, भाषा का शब्द है? हिंदी किस भाषा का शब्द है? तो आपको ये बताना है। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और आपने वीडियो से कुछ सीखा हो तो वीडियो को लाइक, और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको पता है हर एक सब्सक्राइबर ज़रूरी होता है। तो थैंक यू आज के लिए।